ऑपरेटर ट्रैप की सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा नजर आता है, आपको बस उसे पहचानना आना चाहिए। एक सक्सेसफुल सेटअप और एक ट्रैप में बस एक फर्क है और वो है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप ऑपरेटर ट्रैप में फंसना तो दूर, उसे देखकर हंसोगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को 3 बार देखना पड़ेगा। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि इससे मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, इसका असल रीजन कुछ और है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार में आपको बस सुन के अच्छा लगेगा, समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। दूसरी बार में आपको पूरा इंबैलेंस समझ आ जाएगा और तीसरी बार के बाद आपको ये ट्रैप्स चार्ट में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और आपने उसके रीटेस्ट में एंट्री किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्टॉक नीचे आ जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है और आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस तो बिल्कुल परफेक्ट थी, फिर मेरा एसएल कैसे हिट हुआ? इसका रीजन है कि यहां कुछ इम्बैलेंस होते हैं जिनको फिक्स करने के लिए मार्केट नीचे आता है और आपकी एंट्री इस रीटेस्ट में नहीं बल्कि इस इम्बैलेंस में होनी चाहिए थी। मैं एक एग्जांपल देके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपको किसी स्टॉक का 5000 क्वांटिटी बाय करना है, लेकिन 4000 क्वांटिटी बाय करते ही वो स्टॉक ऊपर जाने लगता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप में से 90% लोग बोलेंगे कि मैं उस स्टॉक में ऊपर में थोड़ी सेलिंग करूंगा ताकि वो स्टॉक मेरे बाय प्राइस पे आ जाए। और ऑपरेटर भी एग्जैक्टली सेम काम करता है, वो फिर से उस स्टॉक को नीचे लाएगा ताकि उसका ऑर्डर फिल हो। और ये जो 5000 और 4000 क्वांटिटी का जो डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं इम्बैलेंस। और इसी इम्बैलेंस को फिक्स करने के लिए ऑपरेटर नीचे लाता है। अब देखते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है वो चार्ट में कैसा दिखता है। यहां पे आपके पास 2 कैंडल्स हैं, एक कैंडल ए और एक कैंडल बी। ये दोनों ग्रीन है, दोनों बुलिश है, दोनों का डायरेक्शन ऊपर का है। लेकिन अभी आपको कमेंट करके बताना है कि एक्चुअली दोनों में से कौन ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ऊपर जाएगा और दूसरा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो इसका सही जवाब है कैंडल ए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जो पहले कैंडल का हाई है और तीसरे कैंडल का लो है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको इंटरसेक्ट करना कहते हैं, ये देखिए। लेकिन उसी जगह जो कैंडल बी है, इसका पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो, इसके बीच में एक गैप है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक आपको गैप नजर आ रहा है। इस गैप को ही हम कहते हैं इम्बैलेंस। यानी यहां पे ऑपरेटर का ऑर्डर लगा था और ये कैंडल अचानक से ऊपर चला गया और नीचे लाने के बाद भी ये यहीं तक ऊपर आया, ये इस जोन के अंदर नहीं आया, क्योंकि ये जो जोन है ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है। और ये कैंडल अगर बाइंग जोन के अंदर नहीं आया, इसका मतलब है कि ऑपरेटर का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक ऑपरेटर का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उस स्टॉक को ऊपर जाने देगा ही नहीं, वो उसे वापस से खींच कर नीचे ले आएगा, यहां पर सेलिंग करेगा और उसके बाद नीचे ले आएगा। अब फिर से उस एग्जाम्पल को याद कीजिए। यहां पे एफआईआई ने 5000 करोड़ का ऑर्डर लगाया, लेकिन 5000 करोड़ के जगह सिर्फ 4000 करोड़ का ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ये स्टॉक ऊपर चला गया। क्या एफआईआई उस 1000 ऑर्डर को भूल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये उसका पैसा नहीं है, उसे उस पैसे को लगाना ही है। इसके लिए वो यहां पे सेलिंग करता है और सेलिंग करके वापस से नीचे ले आएगा। तो वापस आने के बाद यहां पर बचे हुए 1000 क्वांटिटी तो बाई करेगा ही, लेकिन यहां पे जिस क्वांटिटी को सेल किया था उसे भी तो बाई करना जरूरी है। तो यहां पे आने के बाद उन क्वांटिटीज को भी बाई करेगा। इसी वजह से जब स्टॉक यहां पर नीचे आता है तो यहां पे कुछ देर टाइम बिताता है। तो स्टॉक ये जो टाइम बिता रहा होता है, इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स यहां पे फिर से बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पे जो पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो एक जगह मीट कर रहा है, इसे हम कहते हैं मिटिगेशन। और यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ है, इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप यहां 2 चीजों से बना है, फेयर वैल्यू और गैप। यानी कि यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पे स्टॉक का फेयर वैल्यू है, यानी स्टॉक की परफेक्ट वैल्यूएशन यहां पे है। तो अगर एफआईआईज ने यहां पे सारे बाय ऑर्डर्स लगाए हैं और कुछ ऑर्डर्स छूट गए, तो वो ऑब्वियसली वापस से यहां पर आएगा ताकि अपने फेयर वैल्यू पे परचेज कर पाए। एफआईआईज और महंगे पे तो परचेज करेंगे नहीं, इसीलिए वो स्टॉक को नीचे लाकर उसके फेयर वैल्यू में परचेज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम से आपको यहां पे फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो में कोई गैप क्रिएट होता दिख जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे स्मार्ट मनी का ऑर्डर छूट गया है और स्मार्ट मनी अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टॉक को फिर से नीचे लाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको बीच में कहीं पे बाय नहीं करना है। तो क्या हमें इंबैलेंस हर जगह देखते हुए चलना है? बिल्कुल नहीं। इंबैलेंस सिर्फ 2 जगह क्रिएट होता है, या तो स्टॉक में अचानक से एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया हो, या फिर स्टॉक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हो। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने हमारी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी। यहां मैंने आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दिया है, यहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाता चलूं।
मैं फिर से बता दूं कि आपको इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप सिर्फ दो ही कंडीशन में देखना है। सबसे पहला, या तो स्टॉक में अचानक से कोई इंपल्सिव मूव हुआ हो, और दूसरा, या तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हो। अब सवाल उठता है कि हमें इम्बैलेंस को किस टाइम फ्रेम में देखना है। तो ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, किसी भी टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इम्बैलेंस ऐसे ही दिख जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि इम्बैलेंस स्विंग ट्रेडर्स के लिए जरूरी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्बैलेंस स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर किसी स्टॉक का ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में देखता है, उसमें डिसीजन 1 डे टाइम फ्रेम में बनाता है, और एंट्री हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लेता है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस देखना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा हो सकता है कि यहां पे उसने एंट्री लिया और इस स्टॉक के नीचे अपना एसएल रखा, ये जो कैंडल है इसके नीचे अपना एसएल रखा, लेकिन इंबैलेंस की वजह से स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है और उसका एसएल हिट हो जाएगा, और एसएल हिट होने के तुरंत बाद ही स्टॉक ऊपर चला जाता है। आप में से कई लोगों को यह क्वेश्चन होता है कि हमारा स्टॉक एसएल हिट करने के बाद ही क्यों ऊपर चला जाता है? वो इंबैलेंस की वजह से होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट जोन है, यहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, तो इसके जस्ट पहले वाले कैंडल, हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इंपल्सिव मूव आता है उसके जस्ट पहले वाले कैंडल को देखना है। ये पहला कैंडल हुआ, दूसरे कैंडल का कोई काम नहीं, और तीसरे कैंडल, तो यहां पहले वाले कैंडल का हाई और तीसरे वाले कैंडल के लो को देखना है। अगर यहां पे एक गैप क्रिएट हो गया, इसका मतलब है कि यहां पे इम्बैलेंस है और कुछ ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक फिर से नीचे आएगा। अब इसके जगह अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच दूं, ये देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो ये यहां पे मीट कर गए। इसे हम कहते हैं मिटिगेशन। अगर मिटिगेशन हो गया तो 95% चांस है कि ये स्टॉक पलटकर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सारे ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो गए, अब वापस से नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। यहां पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस जोन का एक ब्रेकआउट दिया है और ये हमारा एक इंपल्सिव कैंडल है। तो हमें इसके जस्ट एक कैंडल पहले, यानी कि ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा, इस कैंडल पे हमें फोकस करना है। ये हमारा पहला कैंडल हुआ। जो दूसरा कैंडल यानी जो इंपल्सिव मूव वाला कैंडल था उसका हमें कोई काम नहीं है, और तीसरे कैंडल का लो, यानी पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो, क्या ये आपस में मीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच में हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल के लो में एक गैप देखने को मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं नॉन मिटिगेटेड, यानी कि मीट नहीं हुआ। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि कई लोग यहां पे एंट्री करना शुरू कर देंगे और उनके एंट्री लेते ही मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है। देखिए, स्मार्ट मनी कभी भी हमारी तरह एक प्राइस पे बाय नहीं करते, ना वो मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं और ना ही वो किसी एक लिमिट प्राइस पे बाय करते हैं कि 5000 क्वांटिटी खरीदना है 100 रुपए में। ऐसा नहीं होता। उनका एक लिमिट रेंज होता है कि 5000 क्वांटिटी खरीदना है तो 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में लेना है। तो 80 रुपए से 100 रुपए का एक रेंज यहां पे बन गया, ठीक है। अब इस रेंज में कई बार ऐसा होता है कि 4000 क्वांटिटी या 4500 क्वांटिटी उन्हें 80-100 के बीच में मिल गया, लेकिन 500 क्वांटिटी लेते लेते स्टॉक ऊपर चला गया। तो अब वो अपना बाकी बचा हुआ क्वांटिटी तो लेंगे ही ना। इसके लिए वो मार्केट को वापस से नीचे लाते हैं। कहां पे? अपने असल प्राइस पे, यानी कि जो फेयर वैल्यू पे। और अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जहां पे पहले कैंडल का हाई है, यहां पे स्टॉक रिटेस्ट करके इसी जोन के आसपास आया है। देखिए, एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास आया है। और याद है, मैंने जस्ट बताया था कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू में आते ही तुरंत ऊपर नहीं चला जाता, बल्कि यहां पे थोड़ा टाइम बिताता है। देखिए, यहां पे मार्केट थोड़ा टाइम बिता रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बचे हुए ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन यहां पे जो इतनी बड़ी सेलिंग की थी उसे भी तो बराबर करना है लेके, इसीलिए टाइम बिताता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आई थी। तो याद रखना, कहीं भी बीच में एंट्री मत ले लेना। अगर इंबैलेंस क्रिएट हुआ है तो उस इंबैलेंस तक आने का वेट करो। वो मार्केट या स्टॉक वहां पे आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं। तो जब वहां पे आ जाए तब तुम भी एंट्री ले लेना, और आपके एंट्री लेने के कुछ ही देर के बाद आप देखना कि एक बड़ा और सक्सेसफुल मूवमेंट ऊपर होगा।